हेलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अभी एक छोटा सा और वीडियो बना लेते हैं जिसमें ये बता देती हूँ मैं आपको कि रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। वैसे मैं पूरी बातें बता चुकी हूँ, लेकिन अब इसमें पॉइंट वाइज आपको दे रखी हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी देर इसके ऊपर फोकस रखती हूँ, जिससे कि आप लोगों के पास मैटर भी आ जाएगा बुक का और वैसे भी समझ आ जाएगा दोबारा से कि ये ऑलरेडी हम जब रिएक्शंस पढ़ रहे थे, इक्वेशंस, तभी हमने पढ़ लिया है कि क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। कितने अणुओं की संख्या आपस में क्रिया कर रही है और उसके कितने मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं, कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसकी अपने को पूरी जानकारी मिल जाती है। द्रव्यमान वगैरह की जानकारी मिल जाती है, ठीक है, उनके फॉर्मूले वगैरह। फिर पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी, क्योंकि हम उसमें फॉर्मूले के साथ साथ में लिख देते हैं गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, तो उनकी हमें भौतिक अवस्था, जो भी पदार्थ हमारा भाग ले रहा है अभिक्रिया में, इक्वेशन में जो हमने लिखा है, उसकी पूरी भौतिक अवस्था की जानकारी हो जाती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों में का दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि क्या है, क्योंकि हम जो तीर का निशान लगाते हैं उसके ऊपर ही ये सारी परिस्थितियां लिख देते हैं। जैसा कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अभिक्रिया जो अमोनिया बनाती है उसमें हमने देखा था। फिर समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये भी स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, कि हमें ऊष्मा उसमें प्राप्त हो रही है या अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें वो जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा अंदर ली जाती है, इस बात का हमें पता चलता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, सिस्टम से, तंत्र से बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी का मतलब तंत्र के अंदर ली जाती है, ठीक है। अब ऊष्मा का शोषण कैसे होता है, जैसे या तो आप गर्म करते हो या किसी तरीके से ऊष्मा देते हो, हीटर से देते हैं ऊष्मा, किसी तरह से ऊष्मा देते हैं, और या फिर अभिक्रिया होती है, उसी में ऊष्मा निकलती है, उसको ये जो सिस्टम है अपना वही एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको भी हम ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे कि जब हमने अम्ल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अम्ल को तनु करने के लिए हम अम्ल में पानी नहीं डालते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं, जिससे कि जो हम अम्ल डालते हैं वो ऑलरेडी तनु होता जाए, ठीक है। अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो पानी उछल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो जो अभिक्रिया होती है, अगर अम्ल अधिक है और पानी थोड़ा है, तो वो अम्ल और पानी के मिश्रण की अभिक्रिया इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें इतनी ऊष्मा निकलती है कि जो हम पानी डालते हैं वो एकदम से भाप बन के उछल के अपने ऊपर आ सकता है। इसलिए कभी भी आपको, वैसे इन जनरल घर में भी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हर जगह विज्ञान तो मौजूद है, हम जो भी कुछ करते हैं, तो कभी यदि आपको ऐसा लगे कि ये जो हमारा बाथरूम धोने का तेजाब है या कुछ है, इसको हमें तनु करना है, तो हमेशा पानी में अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल में पानी नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि अम्ल और पानी की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, उसमें बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, हीट के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि वो पदार्थ इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से भाप बन करके भी पानी उड़ करके आपके ऊपर उछल करके आ सकता है, ठीक है। और ऊष्माशोषी क्या होती है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ पिघलना जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि हम जब बर्फ को हाथ में लेते हैं तो हमारी उंगलियों का जो ताप होता है, जैसे हमारी उंगलियां तो थोड़ी गर्म होती हैं, बर्फ से ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का तापमान है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान है शरीर का, तो हमारे उंगलियों से वो ताप ले लेती है, बर्फ का टुकड़ा जो है हमारी उंगलियों से हीट लेता है और पिघलता है, ठीक है, तो हमारी उंगलियों को बदले में वो ठंडा कर देता है। तो ये होती है ऊष्मा का शोषण कर लिया उसने, यानी कि हमारी उंगलियों से ऊष्मा का शोषण कर लिया, ऊष्मा ले ली, तो इसलिए हमारी उंगलियां ठंडी हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनमें सभी में विज्ञान उपस्थित होता है। फिर एक और गुण क्या है किसी भी समीकरण का, कि समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि तीर हम आधा एक साइड और आधा दूसरी साइड बनाएं तो अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो उत्पाद बने हैं वो वापस से अभिकारकों में बदल सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है, और इसको भी हम जान सकते हैं यदि किसी ने समीकरण को पूरा अच्छी तरह से लिखा है, तो ये सारी जानकारियां हमें उससे मिल जाती हैं एक रिएक्शन से। अब कुछ ऐसी भी जानकारियां जो हमें नहीं मिल पाती है, तो जो नहीं मिल पाती हैं उसे हम क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण की लिमिटेशंस या सीमाएं। कि लिमिटेशंस क्या है, कौन सी चीज हमें ऐसी है जो रासायनिक समीकरण लिखने पर भी पता नहीं चलती है। जैसे कि
कौन सी पता नहीं चलती? यह अभिक्रिया पूर्णता की जानकारी नहीं देती, यानी कि ये अभिक्रिया कब शुरू हुई, कब कंप्लीट हुई, इसकी जानकारी हमें इस रिएक्शन से नहीं मिलती है और पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। और इससे अभिक्रिया व उत्पाद की सांद्रता के बारे में भी पता नहीं चलता कि जो हम काम में ले रहे हैं अभिकारक, उसकी सांद्रता क्या है, यानी कि कितने मोल्स 1 लीटर में घुले हुए हैं। तो ये जानकारी हमें इससे प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो जानकारी है ये हमें इससे मिलती नहीं है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि इसकी सांद्रता जो मोल्स प्रति लीटर में होती है वो हमें किसी भी इक्वेशन से पता नहीं चलती है। अब ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसके होने के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रासायनिक गुणों व संगठनों में, जैसे कि हमने लिए कोई अभिकारक हैं, उनके कुछ और गुण हैं, और नया उत्पाद बनाए उसके कुछ और गुण हैं, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, संगठन भी बदल जाता है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया या वह घटना किसी भी तंत्र द्वारा जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जो मूल पदार्थ है उसके गुणों व उसके कंपोजिशन में, उसके संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के उत्पादों का निर्माण होता है, सही है। यहाँ पर ये Mg मैग्नीशियम क्या है? उत्पाद है, ये एक तत्व है, ठोस के रूप में लिया गया है। हमने किस रूप में लिया है? ठोस के रूप में लिया है, ठीक है। ये S लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम ठोस के रूप में ली है। फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है Mg की तो क्या बन सकता है? MgO, ठीक है। तो 2Mg + O2, अब 2 ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो इसलिए MgO बनाने के लिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2MgO बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि Mg + O2 गिव्स MgO। अगर MgO बनाना है तो फिर Mg को बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो तब ये, क्योंकि MgO का फॉर्मूला तो MgO ही है, जिसमें एक Mg और एक ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन तो क्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन तो O2 के रूप में क्रिया करेगी, क्योंकि ये आणविक रूप में क्रिया करेगी। तो Mg + O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये MgO2 क्यों नहीं देता, ठीक है ना। ये प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए कि भाई ये अगर हमारा यहाँ पे रिएक्शन है Mg + O2 गिविंग 2MgO, ठीक है, तो ये सॉलिड बन रहा है तो S लिख दिया, ये गैस है तो यहाँ पर गैस लिख दिया, और ये सॉलिड है, ठीक है। अब क्योंकि इसका तो फॉर्मूला ही MgO है, ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है? MgO, ठीक है। अब MgO क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी संयोजकता 2 है, Mg की संयोजकता +2 है, इसकी -2 है, तो एक एक परमाणु दोनों का रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर MgO बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि हम MgO लिखते हैं सिर्फ, तो ऑक्सीजन एक तरफ तो 1 रह जाएगी, यदि हम ये 2 को नहीं लिखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और ये O2 लेना तो ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर MgO बना तो यहाँ पर 2Mg लिखना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर भी 2Mg, क्योंकि O2 भी हमें 2 करना है, तो यहाँ पर भी 2Mg हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, ये रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हमें बैलेंस भी करते जाना होता है रिएक्शन को, और ये इस तरह से हमें लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखा आपने कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो इसलिए इसको बैलेंस भी करना है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को, फीता ऐसे कोई फीता नहीं होता, पतला सा रिबन टाइप होता है, पतला सा तार होता है, लेकिन तार गोल होता है, ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है रिबन टाइप, तो इसलिए इसको फीता कह देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। इसको हम कभी भी मौका मिलेगा तो इसको आपको लैब में दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगी तो आप आपको जला करके भी दिखा सकते हैं इस वाली अभिक्रिया को कि MgO कैसे बनता है। राख के रूप में ये हल्का सा श्वेत या पिंक कलर का चूर्ण भी बनता है। ये हम लोगों ने
किया हुआ है लैब में, इसलिए हमें पता है कि इसको आसानी से लैब में हम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखा आपने Mg के परमाणुओं की संख्या कितनी, 2 है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है अभी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से थोड़ी देर इस पे कैमरा रख दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे संख्या 2 है, इनकी परमाणुओं की संख्या समान है, क्योंकि ऑक्सीजन को O2 के रूप में लेना पड़ेगा। तो O2 का द्रव्यमान समान रखने के लिए ये देखिए आप अब द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान का पता कैसे चलता है, हमने रिएक्शन के गुणों में देखा आपने अभी कि इसमें द्रव्यमान का भी पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 कार्बन परमाणु। ऑक्सीजन का 16 × 2 2 लिया है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, 16 × 2 बराबर 32। तो C प्लस O2 का मिला करके कितना है, 42। और CO2 को देखेंगे आप, कार्बन का 12 प्लस 2 × 16, यहाँ पर भी वही है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इसके गुण अलग हैं, इसके गुण अलग हैं, इसके गुण अलग हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कई बार हम देख चुके हैं। ये दूसरा उदाहरण लेके दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर भी वही 44। तो मास में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं। तो ये कोयले का दहन, जलना, जिसको जलने को जो उसकी टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं दहन करना। तो जब कंप्लीट दहन होता है ऑक्सीजन का तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि ये इधर भी 44, इधर भी 44। देखा जाए तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। तो इसको कहते हैं हम द्रव्यमान का संरक्षण करना या मास कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण है, एक बैलेंस्ड अभिक्रिया का भी गुण है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लेफ्ट और राइट में मास बराबर होना चाहिए। स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो अभिकारकों के संयोग करने बंधों के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और आगे आपका काफ़ी डिटेल में आएगा बंधों के बारे में। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगी कि क्या कैसे बंध बनते हैं। और ये हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बंध बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण रूप से इधर से उधर ट्रांसफर होने पर भी बंध बनते हैं। और बंध कौन कौन से होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, उप सहसंयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार के कई तरह के बंध होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इनके संयोग करने से बंधों के टूटने और नए अभिक्रियाएं बनती रहती हैं, जिससे कि नए उत्पाद बनते हैं अभिकारकों से, और इस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। ठीक है, आगे हम अब देखते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक।